ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्रीवियस लेक्चर का, कल के लेक्चर का अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर लें, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन कल के लेक्चर से, प्रीवियस लेक्चर से? जी उसामा, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? सर वो मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं सर, उन पर भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेजेस में लिखा होता है कि हायर अनसर्टेनिटी, यानी कि उनके बारे में ये यकीन नहीं होता कि इतना रेवेन्यू होगा या नहीं, तो क्या बिल्कुल तो सही है। सर वो तो हर हाल में ही परचेस होंगी ना, जो वो मेडिसिन होंगी। परचेज तो बिल्कुल होंगी, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इस साल लोगों को हार्ट अटैक कितने लोगों को होगा? एक्चुअली सेल्स पे है ना। हो सकता है इस साल सिर्फ 5,000 लोगों, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये लाइफ सेविंग ड्रग में अब ये कोरोना का इश्यू बन गया, तो आपको पता है इसमें 2-3 मेडिसिन हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, फिर उसके अलावा वो इंजेक्शंस हैं 2-3, वो लाइफ सेविंग ही बन गए है ना। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन जस्ट 1 ईयर पहले तक गवर्नमेंट को, या मार्च से पहले तक गवर्नमेंट को तो नहीं पता था कि हमें इस मेडिसिन से कितना टैक्स आएगा। अचानक वो क्राइसिस बन गया है, और उस क्राइसिस का रिजल्ट ये निकला है कि अब शायद जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो कई मिलियन रुपीस एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगी, क्योंकि सेल्स बढ़ गई हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो परचेज होता है या नहीं। असल प्रॉब्लम ये है कि उसकी परचेज बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है। उनमें लोगों का इनकम लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि लोगों की इनकम पे डिपेंड करता है कि लोग परचेज कर सकते हैं या नहीं, लोगों की नीड पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे, वेदर पे, आप कह लें बेतहाशा फैक्टर्स हैं। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन में आप हार्ट अटैक की मेडिसिन की एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट श्योर। हो सकता है अचानक जो है वो किसी साल डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा हो जाए, किसी वजह से सेल्स बेतहाशा बढ़ जाए। किसी साल कोई आप कह लेंगे ऐसी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है जी, कि फॉर एग्जाम्पल हेल्दी एक्सरसाइज का पैटर्न बन जाता है लोगों में, लोग ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं, कोई भी कॉमन बेसिक चेंज पब्लिक में आ जाता है, अचानक सेल्स कम हो जाएंगी, लोग डिजीज की तरफ ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है या नेसेसिटी है। एक्चुअली उसकी तादाद का नहीं पता ना, कि ये पिछले साल 1,000 यूनिट सेल हुए थे, तो इस साल 1,000 होंगे, 500 रह जाएंगे या 1,500 हो जाएंगे, इस वजह से डाउट आता है कितना टैक्स कलेक्ट होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का भी कोई क्वेश्चन है? ओके जी, देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी 4-5 छोटे छोटे टॉपिक हैं। पब्लिक फाइनेंस का पोर्शन जो है थोड़ा सा हमने वो डिस्कस करना है। इसमें पहले तो ये नोट कर लें कि ये जो पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक में जो पहले 2-3 टॉपिक हैं, ये पहले 2-3 टॉपिक ये तो जस्ट 2-2 3-3 नंबर के हैं। इससे ज्यादा का जो है इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं है, जस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 तक शायद आ जाए। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है। तो ये पहले 2-3 टॉपिक तो इंट्रोडक्टरी है। मसलन वो आपसे कहता है जी ब्रीफली डिस्क्राइब पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें, तो ये फर्स्ट स्लाइड आपके सामने एक तरह से इंट्रोडक्शन है पब्लिक फाइनेंस का। 4-5 लाइनें ही इस पे लिखने की जरूरत है, 6 लिखने साथ ये जो आपके सामने मटेरियल है ये सफिशिएंट है। ओके जी, the study of all types of financial matters of a government is known as public finance. गवर्नमेंट के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स को स्टडी करना एज ए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नेम जो है, या आप कह लें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का वो हिस्सा जिसमें हम गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मामलात को स्टडी करते हैं। अब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मामलात में 2 ही चीजें होती हैं, हमने कहा रेवेन्यू है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। इन दोनों से हट के तीसरी चीज पे डेट सर्विसिंग या बोरिंग के लिंक से है। तो टोटल 3 ही बातें हैं जो हमने फिस्कल पॉलिसी में भी हाईलाइट की थी। लेकिन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कहा जाता है, और फिस्कल पॉलिसी को स्टडी करना जो है वो पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मामलात को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनको, उसको हम जो है वो पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, जैसे अभी हमने कहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट डेट एंड इट्स मैनेजमेंट। पब्लिक फाइनेंस के 3 मेजर हिस्से हैं टॉपिक्स के लिहाज से। गवर्नमेंट रेवेन्यू है जिसमें हम टैक्सेशन की टाइप्स और उसकी बाकी डिटेल्स करते हैं।
फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की डिटेल्स अभी हम करेंगे, फिलहाल हमने एक्सपेंडिचर्स को ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया, आज के टॉपिक में आ जाएगा। और गवर्नमेंट डेट एंड इट्स मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट के कर्जे और उन कर्जों को गवर्नमेंट कैसे लोन्स को मैनेज करती है। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, अब ये थोड़ी थोड़ी आप कह लें एक एक लाइन की डिटेल है कि पब्लिक फाइनेंस का फर्दर जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर से मुराद क्या है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो बजट होता है, जो टोटल स्पेंडिंग उसने करनी है, उसमें दो बड़े हिस्से हैं। एक को हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, डैम बनाने पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, सड़कें बनाने पे, मोटरवेज बनाने पे, स्कूल्स बनाने पे, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यानी गवर्नमेंट किसी भी किस्म का पैसा जो स्पेंड करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सादे लफ्जों में आप ये ले लें कि गवर्नमेंट जो पैसा कंट्री की डेवलपमेंट पे खर्च करती है, जिसकी वजह से कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा और कंट्री डेवलप होगा, उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। देन गवर्नमेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसके दो मेन सोर्स हमने पढ़े हैं, उसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं, लेकिन ज्यादा मेजर सोर्स जो है वो टैक्सेशन ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन फॉर डेट एंड इट्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट डील्स विद लोकल एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। और गवर्नमेंट जो अपने डेट और उसकी मैनेजमेंट करती है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास लोकल ऑप्शंस भी हैं, इंटरनेशनल ऑप्शंस भी हैं। मसलन गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से पब्लिक से भी कर्जा लेती है। आपने अक्सर सुना होगा जी, गवर्नमेंट की सेविंग बचत स्कीमें हैं, ये आपने अक्सर ऑफिस भी देखे होंगे, कौमी मरकज़े बचत, नेशनल सेविंग सेंटर के नाम से कौमी मरकज़े बचत, जहां पे आप गवर्नमेंट के सेविंग बॉन्ड्स, बचत स्कीमों की बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज वगैरह परचेज कर सकते हैं। उस पे गवर्नमेंट एक्चुअली वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक से कर्जा लेने का। ओके, तो गवर्नमेंट पब्लिक से भी लोन लेती है, फिर उसके अलावा वही सेविंग बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स को भी बेचती है, लोकल कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी परचेज करते हैं। और अगर कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट की बोरिंग नीड्स पूरी ना हो तो फिर गवर्नमेंट इंटरनेशनल सोर्स से, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा आपके जो है वो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, बन रही है। ओके, तो गवर्नमेंट के जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, जिसमें हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोर्सेज में IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा फिर जो है अदर कंट्रीज हैं, आपके फ्रेंडली कंट्रीज, आप कह लें जी USA है, UK है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब है, UAE है, जहां से भी आपको बोरिंग मिल सकती है, जिनसे आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और किस तरह से वर्क करता है। The money government spent on projects is often more than they collect from their own revenue source. आमतौर पे गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करती है, या आप कह लें जो टोटल एक्सपेंडिचर करती है कंट्री के अंदर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो आमतौर पे गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन से ज्यादा होती है। यानी गवर्नमेंट जो टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ है वो तो खर्च करती ही करती है, इसके अलावा गवर्नमेंट बोरो करती है और उस पैसे को भी स्पेंड करती है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर वो जस्ट 2-3 नंबर का क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस क्या है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। ओके, इसी तरह का नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बोरिंग। गवर्नमेंट के पास कर्ज लेने के ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये जो अभी हमने छोटा सा पॉइंट किया कि लोकल सोर्स भी है, इंटरनेशनल सोर्स भी है, उसकी थोड़ी सी डिटेल है। ये भी 3 से 4 नंबर का जस्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर बोरिंग के ऑप्शन क्या क्या हैं, या पब्लिक सेक्टर बोरिंग को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। Okay, then government usually borrow by issuing securities, government bonds and T-bills. सिंपली ये समझ लें, ये जस्ट 3 नेम है, सिक्योरिटीज कह लें, बॉन्ड्स कह लें, बचत स्कीम कह लें, या टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में टी बिल्स कहा जाता है। ये तीनों ही बोरो करने के इंस्ट्रूमेंट हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पब्लिक को देती है, उसके बदले में पैसा लेती है, इन्वेस्ट करती है, उस पर फिर इंटरेस्ट पेमेंट जाती रहेगी। सिक्योरिटीज का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है क्या होता है। और टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, अगेन जस्ट नेम का डिफरेंस है और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा। बेसिकली ये तीनों ही बोरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। जब गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, 1 साल से कम के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए, इमरजेंसी नीड के लिए, या आप कह लें टेम्परेरी नीड के लिए, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसे टी बिल्स कहा जाता है। जब गवर्नमेंट 1 साल से ज्यादा 5, 10, 15, 20, 50 साल के लिए लोन लेती है तो उसे हम बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज कह देते हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट सिचुएशन जो है
In simple term, it receives money now from investors and in exchange must pay them back at a future date. यानी बेसिकली बॉन्ड या सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आप पब्लिक से पैसा आज ले लेंगे, गवर्नमेंट जो है वो आज पब्लिक से पैसा ले रही है, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी किसी प्रोजेक्ट में, डैम में, मोटरवे में, और फ्यूचर में 5, 10, 15, 20 साल के बाद जो है वो उनको रीपे कर देगी, और जो रीपेमेंट की जाएगी उसमें इंटरेस्ट पेमेंट होगी। ये दो तरह से हो सकती है। दिस गिव्स गवर्नमेंट लिक्विडिटी एंड अलाउज देम टू फाइनेंस द वर्क। गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, गवर्नमेंट उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेगी। अब जो उसकी रीपेमेंट है वो दो तरह से हो सकती है कि आप जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एनुअली या बाई एनुअली पे करते जाएं, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट, 5 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का है, वो एट द एंड पे हो जाएगा। तो या बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरेस्ट पेमेंट भी कंपाउंड इंटरेस्टिंग में जाके, या इंटरेस्ट पेमेंट भी एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इकट्ठे पे कर देंगे। व्हाटएवर, दोनों सिचुएशंस का मतलब एक ही है, आप बोरो कर रहे हैं और रीपेमेंट करेंगे, विद इंटरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट डेट कैन बी कैटेगराइज्ड एज इंटरनल डेट ओड टू द लेंडर्स विद इन द कंट्री। गवर्नमेंट का जो टोटल कर्जा होता है वो दो तरह का है, या उसके दो हिस्से हैं। इंटरनल डेट है जो आपने कंट्री के अंदर से बोरो किया हुआ है। अभी हमने एग्जांपल किया, आप आवाम से बोरो करते हैं, लोकल कमर्शियल बैंक्स से, इंश्योरेंस कंपनी से, जहां जहां सेविंग पड़ी हुई है वहां से आप बोरो कर लेते हैं। या फिर आपके पास इंटरनेशनल एक्सटर्नल डेट है। एक्सटर्नल डेट में इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, फॉरेन लेंडर्स, उसमें अगर इंस्टीट्यूट्स आप लें तो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ADB, IDB, ये बड़े सोर्सेज हैं। उसके अलावा फिर अदर कंट्रीज भी आपको लैंड आउट करने को तैयार होते हैं। तो ये है अगेन 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बोरिंग। ओके जी, अगेन थोड़ी सी फर्दर डिटेल इसी कॉन्सेप्ट में, अगेन ये आप कह लें जस्ट मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल डेट एंड पब्लिक डेट, या ब्रीफली डिस्क्राइब नेशनल डेट एंड पब्लिक डेट। नेशनल और पब्लिक डेट को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें, या नेशनल और पब्लिक डेट को जो है वो सिंपली एक्सप्लेन कर दें। तो ये मैक्सिमम अगेन 4 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है। National or government debt is the debt owed by a central government and provincial governments, municipal or local governments। देखें, आमतौर पे दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर 3 स्टेप्स में होता है। एक को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में है। फिर उसके बाद उस कंट्री में सूबे हो सकते हैं, स्टेट्स हो सकती हैं। कुछ मुल्कों में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे अमेरिका वगैरह में, इंडिया वगैरह में। कुछ मुल्कों में सूबों का कॉन्सेप्ट है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में। तो स्टेट्स हों या सूबे हों, ये प्रोविंशियल लेवल है। उससे छोटी डिवीजन में पाकिस्तान में 5 सूबे हैं करंटली, तो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं। और फिर उससे लोअर लेवल पे, सिटी लेवल पे, पाकिस्तान में 100+ सिटीज हैं, छोटे बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, लाहौर, कराची वगैरह, इसी तरह पूरी दुनिया में है। तो सिटी गवर्नमेंट्स, जिनको लोकल या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स कह दिया जाता है। तो आमतौर पे 3 स्टेप्स पे जो है वो गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इन तीनों गवर्नमेंट्स का देखें, फेडरल गवर्नमेंट भी बोरो करती है अपनी नीड्स के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोरो करती हैं, सिटी गवर्नमेंट्स भी करती हैं। ये अलबत्ता क्लियर है कि सबसे ज्यादा बोरिंग फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन कंपैरेटिवली कम होती है, स्पेंडिंग उसने ज्यादा करनी है, डिफेंस का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, फिर उसके अलावा और कई तरह के हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंपैरेटिवली पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लेती है, स्पेंड कम करती है, या एटलीस्ट इक्वल बैलेंस रहती है, और सिटी गवर्नमेंट भी इसी तरह से है। और सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नीड्स भी कंपैरेटिवली कम है, यानी बहुत सी ऐसी चीजें जिन पे स्पेंड ही फेडरल ने करना है, सूबों को तो स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप इन तीनों लेवल की गवर्नमेंट्स का टोटल डेट जमा कर लें तो दैट इज कॉल्ड नेशनल डेट। ये अगेन क्लियरली नोट कर लें कि नेशनल डेट में सबसे बड़ा हिस्सा फेडरल डेट का होता है, प्रोविंशियल और सिटी डेट बहुत कम होते हैं। The level of national debt can become an indication of a country's financial stability। ये जो कर्जों का लेवल है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियली कोई कंट्री कितना स्ट्रॉन्ग है। If it is unable to meet the liabilities that it has toward its investor, then it is likely that a debt crisis may arise। अब अगर कोई कंट्री इतनी वीक सिचुएशन में आ जाता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं करेगा, तो बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है, और फिर डेट क्राइसिस में
कई तरह के कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं, उनको अपने एसेट प्लेज करने पड़ते हैं और कई तरह के इंटरनेशनल कई ट्रीटी साइन करनी पड़ती हैं। जो कंट्रीज फिर आपको हेल्प आउट करते हैं वो आपसे फायदा लेते हैं। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हैं। और आमतौर पे पूरी दुनिया में डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये सबसे पहला और बेसिक तरीका है कि अगर आपका डेट आपकी जीडीपी के इक्वल या जीडीपी से ऊपर चला जाए। मतलब पाकिस्तान की आप समझ लें रफली लास्ट ईयर की जीडीपी 37,000 बिलियन है और पाकिस्तान का डेट जो है वो 31,000 बिलियन के करीब है। ये 85% 80% के करीब बनेगा। तो फिलहाल स्टिल जो है वो डेट क्राइसिस इमर्ज नहीं हुआ। लेकिन अगर डेट बोरिंग इसी तरह से बढ़ती रहे और आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा जो है वो जीडीपी लेवल भी फर्ज करें 50,000 पे पहुंच जाए और हमारा डेट बर्डन भी 50,000 बिलियन पर ही पहुंच जाए, तो दैट विल बी अ क्राइसिस, स्टार्टिंग ऑफ क्राइसिस। जितना आप जीडीपी रेशियो से ऊपर चलते जाएंगे, यानी जीडीपी के इक्वल या जीडीपी से ज्यादा डेट बर्डन हो जाएगा, तो वो इनसॉल्वेंसी का साइन बन जाता है कि अब ये कंट्री दिवालिया हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, इसको अपने एसेट्स प्लेज करने पड़ेंगे। Then next situation, government debt is one method of financing government operations, but it is not the only method. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज की सेंस में भी ज़हन में रखें कि गवर्नमेंट अपनी जरूरियात या अपनी फाइनेंशियल जरूरियात को पूरा करने के लिए डेट का सहारा लेती है, लेकिन डेट ओनली ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है टैक्सेशन, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है डेट, बोरो कर लें, आप कर्ज ले लें, तीसरे नंबर पे फिर ऑप्शन है डेट डेफिसिट फाइनेंसिंग, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरो कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैसे लैंड करेगा? वो करेंसी नोट छापेगा, आपको हैंड ओवर कर देगा। तो सिंपली आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग के 3 ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग का पहला ऑप्शन, सबसे पहला कि आप टैक्स इकट्ठा करें, उस पैसे को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर टैक्स से पूरा एक्सपेंडिचर कवर नहीं होगा तो आप रिमेनिंग बोरो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बोरिंग से भी पूरा नहीं होगा तो फिर आप जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। जितने आपको दुनिया की वीक इकोनॉमीज नजर आएंगी जो टैक्स भी पूरा इकट्ठा नहीं कर पाती, बोरो करने की कोशिश करती हैं, बोरिंग से भी नीड पूरी नहीं होती और वो डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की तरफ जाएंगी, वो फिर अल्टीमेटली डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस जाती हैं। क्योंकि डेफिसिट प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, मनी एंड इन्फ्लेशन का ही चैप्टर है, तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी, पैसा क्या होता है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी पब्लिक डेट क्या है, दूसरा वर्ड। दिस इज द accumulation ऑफ नॉट ओनली द नेशनल डेट दैट द गवर्नमेंट हैज बट आल्सो द टोटल अमाउंट ऑफ डेट हेल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ऊपर नेशनल डेट तक हमने कहा था जी कि तीनों गवर्नमेंट्स का टोटल डेट जमा कर लें, नेशनल डेट। पब्लिक डेट की बात जब हम करेंगे तो अब इसमें आप प्राइवेट सेक्टर का भी डेट ऐड कर लें, यानी बैंकों से कारोबारी लोगों ने भी कर्जा लिया हुआ है, अवाम ने भी कर्जा लिया हुआ है, मॉर्गेज है घरों के लिए, ये पाकिस्तान में भी मॉर्गेज स्कीम शुरू होने जा रही है घरों के लिए जो कर्जे दिए जाएंगे। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के तमाम कर्जों को भी जमा कर लें कि इस मुल्क में टोटल बोरिंग का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी बोरिंग है, गवर्नमेंट ने कितनी बोरिंग की हुई है तीनों लेवल्स पे, प्राइवेट सेक्टर में कितनी बोरिंग है, तो दैट अमाउंट टोटल डेट इज कॉल्ड पब्लिक डेट। तो ये अगेन आप कह लें 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड नेशनल डेट, उसको डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें। अगेन ये एक तरह से आप समझ लें लास्ट टॉपिक है जो छोटा क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएंगे 2-3। ओके जी, फर्स्ट है इसमें अगेन 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बजट या व्हाट इज द बजटरी डॉक्यूमेंट, बजट डॉक्यूमेंट क्या होता है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। या यूज ऑफ बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, क्या होता है, जस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन। ओके जी, government budget are used to prioritize targets and projects for social welfare and also put limits and checks on government spending and borrowing। बुनियादी तौर पे बजट एक डॉक्यूमेंट है, 100 200 400 300 जितने भी सफों का हो, बजट एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट अपना बताएगी, प्रायोरिटाइज करेगी कि इस अगले पूरे साल में हम कहां कहां पे कितना पैसा खर्च करेंगे। 100 बिलियन आमिर बादशाह पे खर्च होगा जी, 50 बिलियन मोटरवे पे लगेगा जी, 100 बिलियन के हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, 50 बिलियन हम ये करेंगे, 1000 बिलियन डिफेंस पे लगेगा, 2000 बिलियन हमने अपने डेट रीपेमेंट कर्जों की अदायगी में देना है, गवर्नमेंट का अपना रूटीन एक्सपेंडिचर 600 बिलियन है जी। ये प्रायोरिटाइज यानी वो एक्सप्लेन करेगी कि अगला पूरा साल हम टोटल कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं और कितनी कैटेगरीज में है।
और उसके साथ फिर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू ऑप्शन भी बताएगी कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा, देखिए गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर बता रही है, इतना एक्सपेंडिचर हमने 7,000 बिलियन करना है, और फिर गवर्नमेंट बताएगी इस 7,000 में से 4500 बिलियन हमने टैक्स टारगेट रखा है, 4500 बिलियन तो टैक्सेस से इकट्ठा होगा, बाकी रह गया 2500 बिलियन, ये कहां से आएगा जी? इसमें से हम 1500 बिलियन फॉर एग्जांपल टैक्सेशन से लेंगे, या पूरे का पूरा 2500 बिलियन ही हम टैक्सेशन से नहीं, सॉरी, बोरिंग से लेंगे, पूरे का पूरा 2500 बिलियन हम कंट्री के अंदर से बाहर से बोरो करेंगे। अगर गवर्नमेंट इतनी बोरिंग अवेल ना कर सके तो फिर फॉर एग्जांपल 1500 बिलियन बोरिंग से आएगा, बाकी 1000 बिलियन की गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ ईयर फैसला करेगी अब बोरिंग हम नहीं कर पा रहे, हमें कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की तरफ जाएगी। तो दिस इज द सिचुएशन कि बजट क्या है। देन अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान एंड ए लिस्ट ऑफ ऑल प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल प्लान है अगले पूरे साल का, कि गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की है, कहां कहां से रेवेन्यू आएगा, कहां पे खर्च किया जाएगा। इट इज अ प्लान फॉर सेविंग, बोरिंग, स्पेंडिंग, रेवेन्यूज। A government budget is a document that is often passed by legislator. कंट्री का जो लेजिस्लेटर है वो उसे पास करेगा, एंड अप्रूव्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट। जिन मुल्कों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, जैसे अमेरिका है या एनी अदर कंट्री, तुर्की है, दोनों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और जिन मुल्कों में पार्लिमानी सिस्टम है, जहां पे पार्लियामेंट है, एमएनएज हैं, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है और सेटअप जो है वो चलेगा, जैसे पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। Then these two basic elements of any budget are the revenues and expenses. मेन दो ही उसके हिस्से होते हैं, रेवेन्यू कहां से आएगा, एक्सपेंस कहां जाएगा। In the case of government, revenues are derived primarily from taxation and government expenses include spending on current goods, capital goods, और फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की अदर नीड, डेट रीपेमेंट जो है उस पे ऊपर। तो अगेन जस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, यूज ऑफ बजट बता दें, या व्हाट इज बजटरी डॉक्यूमेंट, बजट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसको ब्रीफली 3 नंबर में वो पूछ रहा है आपसे। ओके जी, या ये तो थे 3-4 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपरली पब्लिक फाइनेंस, पहला कंप्लीट क्वेश्चन आप कह लें इस हिस्से में। ये क्वेश्चन 7 नंबर का या मैक्सिमम 8 नंबर का आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंशियल मैटर्स एंड प्राइवेट फाइनेंशियल मैटर्स। यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर को, तो गवर्नमेंट के जो माली मामलात हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, और एक आम शख्स, एक वो कारोबारी शख्स हो या कोई भी हम आप लोग जो हैं, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स में और गवर्नमेंट के पब्लिक फाइनेंशियल मैटर्स में बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं, जिससे हमें क्लैरिफाई होता है कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम तो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चल रहा है। वो इस तरह नहीं है जैसे हमारा जाती फाइनेंशियल सिस्टम चलता है कि आमदन कमाए जी, पैसा खर्च करे, महाना कैलकुलेशन है जी, ये है वो है। वो हमारी जो कॉमन सेंस है कि एक आमदन का निजाम, इखराजात का निजाम एक आम शख्स जिस तरह से चलाता है उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उसको जरा अंडरस्टैंड करें ताकि फर्दर क्लैरिफाई हो जाए कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम, माली मामलात और प्राइवेट सेक्टर, जाती लोगों के जो मामलात हैं, निजी प्राइवेट जिन्हें हम कहते हैं, वो किस तरह से चलते हैं। ओके जी, सबसे पहला और बड़ा डिफरेंस एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनेंस में हम आप लोग अपनी इनकम को सामने रख के एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते हैं। मैं मसलन प्लान करता हूं जी, मेरी इस महीने की इनकम 50,000 है, मैं उस 50,000 के अंदर रह के सोचता हूं कि मैंने क्या खर्च करना है, कौन सी चीज मैंने फॉरगो करनी है। साफ ज़ाहिर है मेरे पास तो इजाफी पैसे नहीं है, फौरी तौर पे मैं कहीं से अरेंज नहीं कर सकता, तो मैं अपनी इनकम से बाहर जाकर तो स्पेंडिंग नहीं कर सकता, ज्यादा स्पेंडिंग। तो मैं अपनी इनकम को सामने रख के एक्सपेंडिचर एडजस्ट करता हूं कि ये एक्सपेंडिचर करने हैं और बाकी छोड़ देने हैं क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम नहीं है। गवर्नमेंट रिवर्स करती है, गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर प्लान करती है। हमने इस साल दियामीर बादशाह पे इतना पैसा लगाना है, हमने इस साल मोटरवे पे पैसा लगाना है, हमने इतने कर्जे वापस करने हैं, इतना डिफेंस पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले जमा करेगी, फिर फैसला करेगी ये पैसा इकट्ठा कहां से करना है, कितना पैसा इसमें से हम टैक्सेस से इकट्ठा कर सकते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज या आप कह लें जहां पे लोगों का इनकम लेवल अच्छा है, वहां पे आप टैक्सेशन से ही इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि ना आपको बोरो करना पड़ता है, ना प्रिंटिंग ऑफ मनी करनी पड़ती है। लेकिन जहां पे जिन कंट्रीज में आपकी इकोनॉमी से इतना अच्छा टैक्स कलेक्ट नहीं होता, इनकम लेवल भी कम है, टैक्स का निजाम भी अच्छा नहीं है, फिर आपको मजबूरन बोरो करना पड़ता है, फिर आप उससे अगला ऑप्शन भी सोचते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर प्लान करती है, फिर उसके मुताबिक अपना इनकम को एडजस्ट करती है कि रेवेन्यू कहां का, कितना टैक्सेशन से आएगा, कितना बोरिंग, कितना डेफिसिट फाइनेंसिंग। देन नेक्स्ट मेजर डिफरेंस,
बजटिंग टाइम पीरियड, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टाइम पीरियड का। हम आप लोग अपने एक्सपेंसेस रेवेन्यू वगैरह को मंथली मैनेज कर रहे होते हैं आमतौर पे, कि इस महीने आमदन आएगी देन उस महीने के अखराजात, क्योंकि हमारी ज्यादातर पेमेंट्स मंथली वीकली हैं। बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स, पैकेजेस, इंटरनेट, ग्रोसरीज, घर के खर्चे वगैरह हम मंथली लेवल पे मैनेज कर रहे होते हैं। इस महीने का प्लान ये है, इतना आमदन है, इतना खर्चा है। अगले महीने का प्लान ये है, इतनी आमदन है, इतना खर्चा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मंथली प्लानिंग नहीं करती, वो ईयरली प्लानिंग करती है। और उस ईयर में फिर कोई डिवीजन नहीं है कि ये पहले महीने खर्च होगा या दूसरे महीने होगा। वो आप समझ ले लमसम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में डिलेज भी आएगा, जल्दी भी होगा। कभी इस प्रोजेक्ट का पैसा उधर यूज होगा, कभी पेमेंट्स कम हो गई, टेम्परेरी बोरो कर लें, फलां जगह यूज कर लें। तो गवर्नमेंट का बजटिंग टाइम पीरियड 1 ईयर है, यानी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग ईयरली होती है। लेकिन हम आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मंथली करते हैं। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग सोर्सेज, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम आप लोगों के पास इतने बोरिंग के ऑप्शन नहीं है कि हमारे जब पैसे खत्म हो जाए हम कहीं से कर्ज लेने पहुंच जाए। गवर्नमेंट के पास बेताशा बोरिंग ऑप्शन है। गवर्नमेंट आवाम से कर्जा ले सकती है, सेविंग बॉन्ड इशू कर दें जी, कल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, पब्लिक पैसा दे देगी इंटरेस्ट रेट हासिल करने के लिए। बैंकों से कर्जा ले लें जी, बैंक से भी नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक से ले लें जी, वहां से भी नहीं मिल रहा, अदर कंट्रीज से ले। तो गवर्नमेंट के पास तो इंटरनेशनल भी और लोकल भी बेताशा बोरिंग सोर्सेज हैं, आम लोगों के पास नहीं है। एक और मेजर डिफरेंस पे डेफिसिट फाइनेंसिंग है कि अगर गवर्नमेंट को बोरिंग भी नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज स्टेट बैंक को प्लेज करवा के स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट कर देती है, जी आप हमें पैसा दे दें, स्टेट बैंक करेंसी नोट छापता है, दे देता है। अब हम तो ये नहीं कर सकते कि मेरी इस महीने सैलरी खत्म हो गई है तो मैं स्टेट बैंक को लेटर लिख दूं, जी मुझे 50,000 की करेंसी नोट छाप दे, मेरी इनकम खत्म हो गई है। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गवर्नमेंट के पास अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग या प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का ऑप्शन थ्रू द स्टेट बैंक भी एग्जिस्ट करता है, जो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। देन डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स का आमतौर पे बहुत फर्क है, क्योंकि हम अपने इखराजात, अपनी जो मॉनेटरी नीड्स और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो अपनी जाती जरूरियात को सामने रख के करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कोई जाती सेटअप तो है नहीं, वो तो आप कह लें इलेक्टेड लोग हैं, और जो काम किए जा रहे हैं वो सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए। ये एक अदर इशू है, करप्शन है या प्रॉब्लम है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर देखा जाए तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक तरह से पूरे कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए हैं, वो कोई चंद लोगों का प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है इनका डिफरेंस है कि प्राइवेट लेवल पे हमारे जाती टारगेट मकासद होते हैं, अपने अखराजात से अपनी जरूरियात पूरी करना। गवर्नमेंट जो ये एक्सपेंडिचर करती है अरबों खरबों रुपए के, ये अवाम की जरूरियात पूरी करने के लिए है। देन प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर। फिर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस यह है कि गवर्नमेंट जो आज पैसा स्पेंड कर रही है वो मुस्तकबिल में जरूरियात पूरी करने के लिए है। मसलन वेरी कॉमन एग्जांपल, गवर्नमेंट ने आज दयामीर भाषा डैम बनाना शुरू किया है, 8 साल तक, 10 साल तक बनता रहेगा, और 10 साल के बाद शायद 50 साल तक लोगों को उससे इलेक्ट्रिसिटी, या 100 साल तक मिलती रहेगी। जैसे पाकिस्तान में ये तरबेला डैम, मंगला डैम, रावल डैम, ये 1960, 65, 55, 54 में बनाए गए थे, और आज देख लें 50-60 साल गुजर गए, अब भी हम इलेक्ट्रिसिटी नीड उनसे पूरी कर रहे हैं। तो टेक्निकली गवर्नमेंट जो है वो कई 50, 60, 70, 100 साल की प्लानिंग करती है। प्राइवेट सेक्टर इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता। देन सिक्रेसी एंड पब्लिसिटी, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने फाइनेंशियल मैटर आमतौर पे सीक्रेट रखता है, यानी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पैसा कहां से कमाता हूं, कितना कमाता हूं, मैं लोगों को ना बताता फिरूं, और मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को भी जरा अपनी हद तक मैनेज रखूं। को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन किसी ने पूछ ली तो बता दी, अदरवाइज मैं सीक्रेट रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर तो बाइंडिंग है कि आपने अपने फाइनेंशियल मामला पब्लिसाइज करने हैं। आपने ईयर के शुरू में बजट प्लानिंग भी पूरा डॉक्यूमेंट बना के वेबसाइट पे डालना है, आवाम को किताब की शक्ल में देना है, भी जो पढ़ना चाहता है पढ़ लेके गवर्नमेंट यहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी, यहाँ खर्च करेगी, और ईयर के एंड पे दोबारा इकोनॉमिक सर्वे के जरिए रिपोर्ट देनी है कि जो आपने प्लानिंग की थी वो बिल्कुल उसमें से क्या चेंजिंग की है, कौन से एक्सपेंस ज्यादा किए, कौन से कम, क्या बोरो किया, क्या नहीं किया। तो गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल मामला को पब्लिसाइज करेगी, आवाम को बताएगी कि ये किया है हमने और ये करने जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम जाती जो आमदन और इखराजात हैं वो लोगों को बताएं या पब्लिसाइज करें। देन बिग चेंजेस इन फाइनेंस, एक अगेन ये भी डिफरेंस कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस अचानक कर सकती है। जैसे हमने पहले भी कई दफा एग्जांपल की कि गवर्नमेंट के पास सोर्सेज इतने ज्यादा हैं, मसलन ये मार्च में या अप्रैल में आप कह लें हमारा इशू बना, लॉकडाउन हो गया,
गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे कई तरह के अकाउंट्स से अरबों रुपया निकाला और उसको इमरजेंसी में एहसास प्रोग्राम में 100-200 अरब रुपया, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 200 बिलियन 300 बिलियन या 100 बिलियन रुपीस जो है वो पब्लिक में स्पेंड कर दिए। यानी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक नीड को रोक लिया, दूसरी नीड फुलफिल करने पे पैसा अरबों रुपया लगा दिया। अब इतने बड़े बड़े डिसीजन जो है ये हम आप लोग नहीं कर सकते कि हम अचानक जो है वो अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी नीड पे खर्च कर दें, वो तो फिर हमारा सारा फाइनेंशियल सिस्टम ही जाती लेवल पे डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तो हमें बोरिंग की जरूरत पड़ जाएगी या अदर ऑप्शन फाइनेंस खत्म हो जाएगा। तो यानी गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल मैटर में बड़ी चेंजेस अचानक ला सकती है, प्राइवेट लेवल पे ये बड़ी चेंजेस लाना इतना आसान या पॉसिबल नहीं होता। देन पावर ऑफ टैक्स लॉ मेकिंग, एक और बहुत यूनिक डिफरेंस कि गवर्नमेंट के पास टैक्स का कानून बनाने की पावर है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून बनाती है जी, मसलन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि फर्ज करें कल तक पाकिस्तान में चीनी पे टैक्स नहीं था, आटे पे टैक्स नहीं था, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई और प्रोडक्ट ले लें आप, पाकिस्तान में गाड़ी बनने पे टैक्स नहीं था। अब गवर्नमेंट जो है वो इस बजट में प्लान कर लेती है जी, या टैक्स पहले 10% था, गवर्नमेंट बजट में प्लान कर लेती है जी हम कल से अगले महीने से 20% चार्ज करेंगे। हुकूमत कानून बनाएगी, आवाम को टैक्स देना पड़ेगा, कानून बन गया है। अब प्राइवेट लेवल पे हमारे पास ये नहीं है कि हम घर बैठे रेजोल्यूशन पास कर दें कि मेरा जो एम्प्लॉयर है जी मुझे पहले 40,000 तनख्वाह देता है, कल से 50,000 देगा। तो अगेन लॉ मेकिंग पावर जो है ये गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये 7-8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 6 नंबर का या 8 नंबर का, यानी 6, 7, 8 इन तीनों लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आए तो 8 पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, 7 नंबर का आ जाए, जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने पॉइंट, हर पॉइंट को आप 3 से 4 लाइनों में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि पब्लिक फाइनेंशियल मैटर में और प्राइवेट जाती निजी जो फाइनेंशियल मैटर है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके जी, देन ये 2 क्वेश्चंस हैं, अगेन आप कह लें 4-4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये बेसिकली शावेज बच्चे ठहर जाएं, बस ये मैं 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं। ओके, फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में कि पब्लिक फाइनेंस जो है इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, ये ऐसा आप समझ लें कोई डिफरेंट नहीं है पब्लिक फाइनेंस में, क्योंकि मेनली टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर ही है। तो वही जो हमने फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन किए थे वही वर्डिंग थोड़े से डिफरेंट एंगल से है, वही बिल्कुल वर्डिंग है। जो 5 फंक्शंस किए थे उनमें से 4 यहाँ मेंशन है। एलोकेटिव फंक्शन है कि गवर्नमेंट इससे एलोकेशन करने की कोशिश करती है, रिच से पैसा लेके पुअर पे खर्च करने की कोशिश करती है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है। फिर पब्लिक फाइनेंस का एक और काम क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, कि गवर्नमेंट जो है वो अभी हमने कहा टैक्स के जरिए इनकम टैक्स रिच पे ज्यादा पुअर पे कम, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। देन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो हमने कहा था बिजनेस साइकिल्स आएंगे, इकोनॉमी रिसेशन में डिप्रेशन में जा सकती है, तो इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से रोकने के लिए, डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए, या रिसेशन और डिप्रेशन को सवियर होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है। और हमने एग्जांपल्स भी की कि दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल इसी तरह, जैसे पाकिस्तान की, अमेरिका की गवर्नमेंट ने 2000 ट्रिलियन 2000 खरब रुपए का जो है आप कह लें जो है वो प्रोजेक्ट दिया। अगेन जैसे यहाँ पे सेल्स प्रोग्राम और बाकी सेटअप है, तो गवर्नमेंट फौरी तौर पे पैसा, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने जो है ये फिस्कल पॉलिसी यूज की ताकि इकोनॉमी रिसेशन में ना चली जाए, और उसकी वजह से काफी हद तक आप कह लें क्राइसिस रिकवर हो गया, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती थी। देन सुपरविजन फंक्शन है के बाद का गवर्नमेंट टैक्सेशन को अवाम के, जैसे हमने कहा था जी, पैटर्न चेंज करने के लिए, फलां चीज अवाम खरीदे फलां ना खरीदे, फलां प्रोडक्ट सिगरेट्स इस्तेमाल ना करे फलां इस्तेमाल करे, सीएनजी इस्तेमाल करे पेट्रोल ना करे, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दें सीएनजी यूज होगी, सीएनजी पे टैक्स बढ़ा दें पेट्रोल यूज होगा। तो गवर्नमेंट सुपरविजन भी करती है बाज़ इकोनॉमी की कि कहां पैसा पब्लिक स्पेंड करे कहां ना खर्च करे। तो ये बात तकरीबन वही है, आपसे वो टैक्सेशन के फंक्शन कह दे तो भी, क्योंकि टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस का ही हिस्सा है, तो टैक्सेशन के पर्पस भी वही है, वहां पे थोड़ा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन हुए हैं, और यहाँ पे जनरली जो है वो पब्लिक फाइनेंस के तौर पे यूज हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसमें भी कोई ऐसा आप कह लेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन को ही इलेबोरेट किया गया है। ये आप कह लें ये शायद आपकी बुक में भी इंपॉर्टेंस इस तरह से ना हो, आप ये चारों पॉइंट जस्ट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका,
आप कह लें कि अगर वो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस कह दे तो भी आप इन 4 एंगल से, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है जी, कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ये पार्क्स हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, डिफेंस है, साफ जाहिर है इन पे अवाम ने तो पैसा नहीं खर्चना, पार्क बनाने पे, सड़क बनाने पे। तो गवर्नमेंट जो है, पब्लिक फाइनेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए पैसा खर्च करती है। ऐसी अशिया, ऐसी जरूरियात जिन पे पब्लिक खुद पैसा नहीं खर्च कर सकती या करती, तो उस पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है। फिर इक्विटी जो हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कहा कि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये इंपॉर्टेंस है। फिर टैक्स कलेक्शन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट वही बातें हैं, इसमें नथिंग न्यू। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर टॉपिक है, अगेन ये क्वेश्चन 6 नंबर का या 5 नंबर का, कम से कम 6 नंबर का भी आ सकता है। कॉजेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। दुनिया के तमाम ममालिक में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले आप कह लें 100 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी आप इसको रफली ऐसे समझ लें कि अगर आप 100 साल से पीछे की 2000 साल की भी हिस्ट्री देखें तो उस 2000 साल में गवर्नमेंट के अखराजात में इतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ जितना पिछले 100-125 साल के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कई गुना तक बढ़ गया है। यानी अगर पिछले 2000 साल में 100 गुना इजाफा हुआ है तो इस 100 साल के अंदर ही 100 गुना इजाफा हो गया है। तो ये इतना क्यों चेंज आया है, गवर्नमेंट के अखराजात में बेतहाशा इजाफा क्यों होता चला जा रहा है, उसकी बड़ी बड़ी रीजंस क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है उसकी मेन रीजंस क्या है। सबसे पहली चेंज या सबसे पहला इशू जो है वो है वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी। पिछले 100 साल में एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत तेजी से और कॉमनली भी डेवलप हुआ है कि हुकूमतों का, रियासतों का काम है लोगों की खुशहाली पे पैसा खर्च करना, लोगों की खुशहाली पे। या आप कह लें उससे पहले 150 साल से पहले जो है ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था। आमतौर पे हिस्टोरिकली ज्यादातर ये रहा है कि गवर्नमेंट का काम है सिर्फ अवाम से टैक्स इकट्ठा कर ले, उस टैक्स को फौज पे लगा दे ताकि फौज उस मुल्क का, उस सिटी का, उस इलाके का उसकी हिफाजत कर सके। बस टैक्स का बुनियादी काम यही होता था। लेकिन पिछले 100-125 साल में ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है कि असल काम टैक्सेशन और गवर्नमेंट्स का है कि अवाम की फलाह बहबूद पे पैसा लगाए, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन पे। तो इस वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बेतहाशा बढ़ गया है। पहले सिर्फ एक नीड होती थी डिफेंस, अब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सड़कें, फैसिलिटीज, फला चीजें। अब जरा फर्दर इसकी डिटेल समझते जाएं। फिर एक और इशू, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगेन अगर आप कह लें नोन हिस्ट्री पिछले 5-10 हजार साल की देखें तो कभी भी पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में कभी भी इस दुनिया में इंसानों की आबादी 1 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकी। कभी डिजीज आ गई है जी, कभी वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई है जी, 5 करोड़ लोग मर गए हैं, वर्ल्ड वार 2 हो गया है जी, 10 करोड़ लोग मर गए हैं, 20 मर गए हैं। इतनी डिजीजेस रही है कि एक एक डिजीज में 10-10 करोड़ लोग मरते रहे हैं। पोलियो आ गया जी, मलेरिया आई हो। आप हिस्टोरिकली अगर पढ़ें तो रेयरली कभी 1 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन जा ही नहीं सकी, यानी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन। और पिछले 100 साल में आप देखें पॉपुलेशन अब 7 अरब पे पहुंच चुकी है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि सर्वाइविंग रेट बेटर हो गया है, फैसिलिटीज आ गई हैं, सेहत की सहूलतों पे लोग पैसा खर्च करते हैं, जंगे जरा उस लेवल से कम हो गई हैं तो अब भी, लेकिन इस तरह का लेवल के जिसमें आप कहें कि करोड़ों इंसान जो है वो 1-1, 2-2 साल के अंदर मार रहे हैं, उस लेवल से जंग जो है वो नीचे आ गई है। स्मॉलर स्केल पे, साइंटिफिक अप्रोच पे हो गई है और कई तरह की चेंजेस हैं। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से स्पेंडिंग ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा स्पेंडिंग करना पड़ती है। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं पिछले 100 साल के अंदर और खासतौर पे पिछले 30-40 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी पे पैसा खर्च हो रहा है, फिर ये इंटरनेट है जी, फला है, स्पेस टेक्नोलॉजी है जी, फला। तो गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पे बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम एबिलिटी टू टैक्स है। ये असल में रिवर्स सेंस में है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी ऑफ टैक्सेशन कंपैरेटिवली, ये कंपैरेटिवली बात हो रही है, पहले से वर्स होती जा रही है। उसकी वजह ये बन रही है खास तौर पे आप समझ लें कि 2-4 डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा
दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज का प्रॉब्लम लोगों का इनकम लेवल उतनी तेजी से बेहतर नहीं हो रहा जितना इनकम लेवल आज से 100-200 साल पहले क्विकली इंप्रूव होता था। तो उस जमाने में आप कह लें जी इनकम लेवल तेज बढ़ता था, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो जाती थी। लेकिन अब ज्यादातर पॉपुलेशन तो लो इनकम ग्रुप है और वो लो इनकम ग्रुप ही तादाद में बढ़ता जा रहा है, तो टैक्स कलेक्शन का प्रॉब्लम, यानी गवर्नमेंट उतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही। फिर एक्सपेंशन इन सोशल सर्विसेज है, ये तकरीबन पॉइंट आप कह लें एक्सटेंशन है वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी की, कि जो वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी है उसमें फिर क्या करना पड़ेगा आपको सोशल सर्विसेज एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, यानी हेल्थ और एजुकेशन के अलावा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कॉमन सर्विसेज भी आपको एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को। देन प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, फिर इसी तरह आज से 100-200 साल पहले ये बिजली, गैस, टेलीफोन, ये सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी, ना गैसिफिकेशन, ना आपकी सैनिटेशन, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब ये सारी सर्विसेज बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज समझी जाती हैं, यानी एक पूरा शहर आबाद करने के लिए गवर्नमेंट को अरबों खरबों रुपया स्पेंड करना पड़ता है कि जी इस इलाके में गैस पहुंचानी है, इस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी का निजाम देना है, सीवरेज का निजाम देना है, टेलीफोनिक सर्विसेज हैं जी, सड़कें बनेगी, फलां काम होगा। तो गवर्नमेंटल लेवल पे इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस पहले एग्जिस्ट यूटिलिटी सर्विसेज की सेंस में एग्जिस्ट नहीं करते थे। देन पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर भी इसमें फिर आ गए हैं। सोशल फैक्टर तो हम कर ही चुके हैं, पॉलिटिकल फैक्टर में आप समझ लें कि खास तौर पे ऐसे तमाम कंट्रीज जिनमें इलेक्शंस होते हैं, यानी बादशाहत का निजाम नहीं है जी कि 25-25, 30-30 साल से एक ही किंग चलता आ रहा है, बाकी तमाम कंट्रीज जहां पे इलेक्शंस हैं, पार्टीज चेंज होती हैं, वहां पे फिर पॉलिटिकल फैक्टर है। पार्टीज इसलिए भी मसलन जो हुकूमत में आता है वो कोशिश करता है मैं अवाम पे पैसा खर्च करूं ताकि मैं अपनी अगली इलेक्शन कैंपेन में ये दिखा सकूं जी हमने सड़कें बनाई हैं, हमने डैम बनाया है, हमने फलां काम किया है, ये किया है। तो अब यानी कि एक पॉलिटिकली सियासी तौर पे एक ट्रेंड भी बन गया है कि गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना चाहिए, तो इस वजह से भी एक्सपेंसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और फिर एट द एंड है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट को माशी तरक्की पे भी पैसा खर्च करना पड़ता है, ये तो कॉमन मेन फिस्कल पॉलिसी का मैटर ही ये है। और वार एंड द नेशनल डिफेंस, आप एक तरह से समझ लें कि जो किसी जमाने में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता था, अब वो वार एंड डिफेंस, ये तो आप कह लें अभी भी इस पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रायोरिटी के लिहाज से या आप कह लें टोटल बजट के लिहाज से जो है वो अब काफी आगे चला गया है। तो वो अब यानी कि उतनी ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस या आप कह लेंगे ज्यादातर कंट्रीज में इतना नहीं है। कुछ कंट्रीज में अभी भी वार एक्सपेंस और नेशनल डिफेंस पे, मसलन जो बड़े कंट्रीज हैं और खास तौर पे जो वार्स में एंगेज रहते हैं, अमेरिका है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो किसी ना किसी पिछले आप कह लें 30-40 साल में किसी ना किसी जंग में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका तो अभी भी खैर वार एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक मैटर है। तो दिस इज द रीजन, ये 7-8 पॉइंट हैं कि पिछले 40-50 सालों में गवर्नमेंटल लेवल पे बेतहाशा जो एक्सपेंडिचर्स में इजाफा हुआ है, यानी आप कहें 1950 में या 1947 में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट होगा वो शायद 1 बिलियन 2 बिलियन रुपीस के करीब हो, और अब जो है आप समझ लें 7,000 बिलियन पे हम पहुंच चुके हैं। तो 1 बिलियन से 7,000 बिलियन, 7,000 गुना इजाफा जो हमें नजर आ रहा है 50-60 साल के अंदर। जी ओके जी, अब आप में से कोई क्वेश्चन है किसी का तो 1 बाय 1 जो है वो रेज हैंड कर लें, जो पूछना चाहें बताएं मुझे। जी शावेज, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में पूछना था, इसमें गवर्नमेंट स्टेट बैंक से लिमिटेड बोरिंग कर सकती है कि अनलिमिटेड बोरिंग कर सकती है? ये असल में ये है, देखिए स्टेट बैंक से जब भी आपने बोरो करना है आपने कोई ना कोई एसेट प्लेज करना है, और गवर्नमेंट के पास सबसे बेहतरीन एसेट क्या होता है जी? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है पब्लिक को, उन्हीं बॉन्ड्स को वो प्लेज करके उसके अगेंस्ट बोरिंग कर लेते हैं। ये इसकी लिमिट आप कह लें बाय लॉ तो कोई नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिहाज से इसकी लिमिट्स ये है जनरल रूल कि जितना आप डेफिसिट फाइनेंसिंग ज्यादा करेंगे यानी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की तरफ जाएंगे उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसका रूल जो है कि मसलन अगर 1 बिलियन रुपी जो है वो बोरो किया जाएगा स्टेट बैंक से प्रिंटिंग ऑफ मनी के थ्रू, तो उसकी वजह से कितनी इन्फ्लेशन होगी ये हम चैप्टर नंबर 10 में मनी एंड इन्फ्लेशन, पहले हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और बाकी टॉपिक भी आ जाएंगे जी कि आप अगर
फॉर एग्जांपल 1 बिलियन बोरो करेंगे तो उसका इन्फ्लेशन पे कितना इंपैक्ट है, 100 बिलियन बोरो करेंगे तो एक्चुअली बाय लॉ तो लिमिट किसी तरह की नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स की सेंस में लिमिट है कि आप एक हद से ज्यादा अगर प्रिंटिंग करेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, और अगर बेतहाशा करेंगे तो वो इतना बड़ा क्राइसिस बन जाएगा कि मैं आपको पिछले 15-20 साल की 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। 2008 जिम्बाब्वे, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा 2008 क्राइसिस ऑफ जिम्बाब्वे, करेंसी क्राइसिस। मेक्सिको 1980 1980 और 90 के दरमियान मेक्सिको का क्राइसिस, ये 2 एग्जांपल हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान की एग्जांपल आप कह लें 1980s 90s की, वो भी एक दो और कंट्रीज भी आपको मिल जाएंगे, रिसेंट फिलहाल मेरे यही ज़हन में है। ये मतलब इन दोनों तीनों कंट्रीज का केस यही है। जिम्बाब्वे, आप इमेजिन करें कि जब आप इस ट्रैक पे चल पड़ते हैं कि ना आप बोरो कर पा रहे हैं, ना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, आप प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में सीवियरली चले जाते हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी और आपकी करेंसी इतनी तेजी से गिरती है, इतनी तेजी से। हम इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक करेंगे कि जो प्रोडक्ट आज 1 रुपए की है, यानी आप बाजार जाते हैं, पाकिस्तानी रुपी 1 रुपया देते हैं, लेट अज्यूम वो आपको मैच बॉक्स दे देता है, वो 1 साल के अंदर अंदर शायद 10 लाख पाकिस्तानी रुपी के इक्वल हो जाए। यानी इतनी तेजी से फिर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होगी, और उसका नुकसान क्या होगा? इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी का डाउन चले जाना, कि कल तक जो चीज आप 1 पाकिस्तानी रुपी देके खरीद लेते थे, वो आज आपको 1 लाख पाकिस्तानी रुपी देके खरीदना पड़े 1 साल के अंदर अंदर। तो यू कैन इमेजिन कि एक तरह से आप समझ ले कागज के टुकड़े की तो वर्थ ही खत्म हो गई, करेंसी को तो आप मानता ही कोई नहीं है। तो ये एक्सट्रीम केस हो सकता है। तो इस वजह से आप कह लें कि बाय लॉ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लिमिट है, लेकिन उसके फिर सीवियर आप कह लें रेसिप्रिकेशंस हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हैं कि प्रिंटिंग ऑफ मनी आप एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते। थैंक यू जी कुरतुलैन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर। वालेकुम सलाम। आपसे बस ये पूछना था कि मतलब अगर क्वेश्चन में हमें आता है कि यूज डेटा, जिस तरह आज हमें आया था कि यूज डेटा टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ पीपीसी एंड आल्सो कैलकुलेट एमआरपीटी, तो सर इसमें एक्सप्लेनेशन का मतलब नहीं कहा कि इसको एक्सप्लेन करें, तो हम लोग जस्ट ग्राफ टेबल बस वो बना देना, बिल्कुल तो ऐसे ही जरूरत है, नहीं ना एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल ऐसे ही है, एक लाइन भी एक्सप्लेनेशन पे नहीं लिखनी। देखिए ये क्लियरली आपने ज़हन में रखना है, और टेस्ट का असल में मकसद भी यही होता है कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, सवाल आपके सामने आएंगे, आप कंफ्यूजन होंगी तो वो पूछ लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब वो आपको टेबल देता है, अगर वो एक्सप्लेनेशन चाहेगा तो वो वर्ड यूज करेगा, ब्रीफली ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, वो साथ एक्सप्लेन कहेगा, ब्रीफली एक्सप्लेन कहेगा, वो कोई ना कोई वर्ड ऐसा यूज करेगा जो आपको बताएगा इसको एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन वो अगर सिंपली कहता है, जैसे आज का क्वेश्चन था, ड्रॉ कर दें और कैलकुलेट कर दें, अब उसने कहा जी मसलन 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन देना चाहता है, वो कहता है जी 2 नंबर के ग्राफ के हैं और 5 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, तो 5 कैलकुलेशन के, बस बात खत्म, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल भी। जी और किसी का भी कोई क्वेश्चन? ओके जी, देन ये सफिशिएंट है, हमारा जो है वो टॉपिक क्लोज हो गया चैप्टर। कल इंशाल्लाह यानी मंडे की क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 जो है मनी एंड इन्फ्लेशन उसको शुरू करेंगे। उसके 2 हिस्से हैं, और रफली आप समझ लें कि चैप्टर नंबर 5 के बाद आपके सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर यही है बहुत आसान सा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत सा नॉलेज बिल्कुल न्यू होगा आपके लिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, और इंशाल्लाह मंडे को हम इसे शुरू करेंगे, मनी एंड इन्फ्लेशन। ओके, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह मंडे को डिस्कशन होगा।